नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। कल हमने आधुनिक भारत का इतिहास का एक पार्ट पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे इतिहास को। इतिहास पढ़ते तो बहुत आए, यूट्यूब पर जो देखो वो पढ़ा रहा है। कुछ पीपीटी ले आता है, कुछ नोट्स ले आता है और उस पे लाइन बना बना के पढ़ाने लगता है। तो इतिहास पढ़ने का नहीं, मेरे हिसाब से समझने का विषय है। हम क्लास को 40-45 मिनट तक रखते हैं, जिसमें कि हम आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको पढ़ाते हैं। ये हमारे टॉपिक यूपी पीसीएस से हो सकते हैं, यूपीएससी के लिए हो सकते हैं। इसमें प्री हो या मेंस हो, दोनों के हम क्वेश्चन आपको समझाते रहते हैं। यदि आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखिएगा कि कैसे पढ़ाते पढ़ाते हमने उसमें प्री के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल रहे थे वो भी आपको समझा रहे थे। इसलिए आप यदि यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं इस बार, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इतिहास का टॉपिक होने वाला है। इसको हम जल्दी ही कवर कर लेंगे, बस आप इसको पूरा सुनिएगा, देखते रहिएगा। इतना आसानी समझा देंगे, जो आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण आता है उन्हीं टॉपिक पर हम बात करेंगे। अब तक हमने इतिहास में क्या पढ़ लिया था? हमने अब से पहले पढ़ा है उत्तरकालीन मुगल सम्राटों को, जिसमें हमने बहादुर शाह को पढ़ा था, जहांदार शाह को पढ़ा था, फर्रुख सियर को पढ़ा था। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के बारे में हमने थोड़ा समझा था। जो कंपनियां आई थी, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, कालीकट पे सबसे पहले जैसे 17 मई 1998 को आती है, उसमें जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमने उनको पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे का। सिख एवं अंग्रेज से हम पढ़ लेते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि इससे एक दो प्रश्न हमारी परीक्षा में बनते हैं। आपको और हम खास बता दें, जो निबंध आप पढ़ते हो, चाहे आरओ या आरओ के लिए पढ़ रहे हो या जिसके लिए पढ़ रहे हो, उसकी सीरीज चल रही है। आप उसको जरूर देखिए, एक एक लाइन आपको उसमें समझाते हैं कि निबंध में क्या लिखना है। जीएस की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग करते हो, उसकी एक एक लाइन समझाते हैं कि कहाँ क्या लिखना है। तो ये चैनल पर सबसे पहली बार आप आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे ये चीज़ें आपको मिलती रहें और आपकी पढ़ाई अच्छी होती रहे। आधुनिक भारत का इतिहास हो या मध्य भारत भारत का इतिहास हो या प्राचीन भारत का इतिहास हो, ये तीनों रटने की नहीं, समझने की चीज़ें हैं। क्योंकि पीसीएस इतना बारीकी से क्वेश्चन पूछता है, फिर हमें लगता है कि अरे ये कहाँ से आ गया, और वही क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ हम आपको और बता दें, पूरा हम आपको यहाँ लिख लिख के पढ़ाएंगे। हो सकता है मेरी राइटिंग ना अच्छी बने, तो मेरी राइटिंग पे मत जाना, आप उस बात पर जाना जो हम यहाँ पर आपको समझाएंगे। क्योंकि यदि आप एक बार समझ गए तो आप किसी भी चीज़ का पेपर दे रहे हो, आपके लिए कठिन वो नहीं रहने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे सिख एवं अंग्रेज, क्योंकि इससे भी एक दो बार प्रश्न पूछे गए हैं। सिख एवं अंग्रेज, तो इसमें क्या होता है, जो सिख संप्रदाय है इनकी स्थापना कौन करती है? गुरु नानक देव जी करते हैं। सबसे पहला गुरु नानक देव जी। छोटे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि स्थापक संस्थापक कौन थे, तो ये गुरु नानक देव जी हैं। तो गुरु नानक देव के जो अनुयायी थे वो सिख कहलाते हैं। और गुरु नानक देव किसके समकालीन थे, ये पीसीएस पूछता है। तो एक तो बाबर के समकालीन थे और दूसरा हुमायूं के समकालीन थे। ये प्रश्न पीसीएस के स्तर का हो जाता है। गुरु नानक जी ने क्या किया था, गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया था। और गुरु नानक जी ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर स्थापित किए थे। संगत और पंगत, ये प्रश्न आया था एक बार कि किस चीज से संबंधित है, तो ये गुरु नानक जी ने शुरू किए थे। संगत क्या था? धर्मशाला थी, और पंगत लंगर था। गुरु नानक जी की मृत्यु हो जाती है 1538 में। 1538 में इनकी मृत्यु हो जाती है करतारपुर में। फिर गुरु अंगद बनते हैं, सिखों के दूसरे गुरु होते हैं, और इनका जो प्रारंभिक नाम लहना होता है। जो आप गुरुमुखी लिपि सुनते हैं कि ये गुरुमुखी लिपि, इसके जो जनक थे वो कौन थे? गुरु अंगद जी थे। ये आपसे पूछा गया था कि गुरुमुखी लिपि जो है सरदारों में, सिखों में है, तो किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद ने शुरू की थी। और तीसरे गुरु अमरदास थे। अमरदास ने क्या काम किया था? हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए, जैसे अलग विवाह पद्धति यानी लवन का इन्होंने प्रचलन किया था। जैसे अपने में विवाह पद्धति क्या है भाई, मंत्र वंत्र पढ़े जाते हैं, इनके में विवाह पद्धति को क्या कहते हैं? लवन। सिखों में, ठीक है, ये अमरदास जी ने शुरू किया था।
अकबर ने क्या किया, गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे। और अमरदास जी ने क्या किया, 22 गद्दियों की स्थापना भी की थी, प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की थी। अमरदास जी ने, है ना, इन्होंने क्या किया, 22 गद्दी की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत बैठा दिया, या मंदिर जैसा आप कह सकते हो सकता था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अमृतसर का जलाशय जो है, इसके मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण जो है वो गुरु अर्जुन ने कराया था, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। और राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जो है जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। 1606 में किसने मरवाया था, जहांगीर ने गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। ये भी इतिहास का प्रश्न ठीक बनता है। इसके बाद इसमें जो अगला महत्वपूर्ण आता है तो आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में अगर हम देखें तो ये 10वें गुरु थे सिखों के। ये कौन से नंबर के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे। तो इस प्रकार कितने गुरु हुए, 10 गुरु होते हैं। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है, पटना में, 1666 में इनका जन्म होता है। और इसके बाद क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह ने खुद को सच्चा पादशाह कहा था, बादशाह नहीं, पादशाह, ये शब्द इनके लिए ही प्रयोग होता है। ठीक है, इन्होंने 5 ककार जैसे केस, कड़ा, कच्छा, कृपाण, ऐसे करके 5 ककार इन्होंने दिए थे। और अंत में सिंह लगाने का जो चलन शुरू किया था वो इनकी ही देन थी, कि जितने भी सिख होंगे वो अंत में सिंह जोड़ेंगे। आनंद साहिब इनका निवास स्थान था और कार्यस्थली इनकी पवोता में थी। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे, समझो इस चीज को, जफरनामा किसने लिखा, गुरु गोविंद सिंह ने। किसी से नहीं पूछेगा क्या, किस भाषा में लिखा, फारसी में। देखो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आपको पूरा इतिहास, ये मानो अगर आप क्लास देखते जाओगे तो याद हो जाएगा, यहीं पर बातें आधे या दिमाग में तो आ ही जाएंगी, 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। फिर गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो है वो 1708 में हो जाती है और ये नांदेड़ नामक स्थान पर होती है। कौन करता है, गुल खां, गुल खां जो है गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर देता है। बंदा बहादुर जी हैं, इनका 1670 में जन्म होता है और इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इसके बाद जो इसमें महत्वपूर्ण घटना हमें पढ़ने को मिलती है वो रहती है अमृतसर की संधि, यानी राजा रणजीत सिंह। इनको थोड़ा आपको सही से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे आधुनिक भारत के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। रणजीत सिंह का जन्म कहाँ होता है, 1780 में शुकरचकिया मिसल, 1780 में शुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ होता है। अच्छा, एक शब्द और है मिसल, मिसल का मतलब होता था समान, ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता था समान। तो इनका जन्म हुआ था शुकरचकिया मिसल में। फिर 1798 और 99 में इनको लाहौर का शासक बनाया गया, लाहौर का शासक बनाया गया। अब थोड़ा रिलेट करने की कोशिश किया करो, 1798 99 यानी फिर इसके बाद 1800 आ जाएगा, 1800 के बाद 1857 आएगा, ऐसे ही तो आएगा ना, इतिहास ऐसे तो आगे बढ़ा। तो इसके बाद क्या होता है, 1809 में चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में एक संधि होती है, अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब होती है, 1809 में, किसके बीच में, चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह, ये होती है। ठीक है, और रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था। कहाँ कहाँ इनका राज्य था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर, इतनी जगहों पर इनका राज्य बटा हुआ था। और महाराजा रणजीत सिंह के जो विदेश मंत्री थे वो कौन थे, फकीर अजीउद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ थे, ये नहीं पूछा जाएगा। फिर इसके बाद अंग्रेजों एवं सिखों के बीच में जो संधियां होती हैं वो कौन सी थी, पहली कौन सी थी,
अंग्रेज और सिख संधि पहली कौन सी होती है? लाहौर की संधि। लाहौर की संधि कब होती है? 9 मार्च 1846 को। दूसरी कौन सी होती है? भैरोवाल की संधि। ये कब होती है? 22 दिसंबर 1846 को। भैरोवाल की संधि में क्या होता है? इसके तहत राजा दिलीप सिंह जो थे, इनके संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास जो है पंजाब में मान लिया जाता है और 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपया वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया जाता है। ठीक है। और फिर एक बात और इसमें हमारे लिए आती है, लॉर्ड डलहौजी जो है 29 मार्च 1849 को 29 मार्च 1849 को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लेता है। तो पंजाब राज्य का अब विलय हो जाता है। किसके काल में होता है? डलहौजी के काल में। ठीक है, इसमें होता है, विलय हो जाता है और महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 की पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। अब डलहौजी ने कैसी नीति अपनाई होगी? ठीक है, जो एक राजा था उससे कहा तुम जाओ शिक्षा प्राप्त करो। आप एक चीज़ सोचो, आपको बढ़िया आप काम कर रहे हो, फिर आपको शिक्षा प्राप्त करने भेज दिया जाए, कैसा आपको लगेगा? 50,000 पाउंड की इनको वार्षिक पेंशन दे दी, रिटायर करके शिक्षा प्राप्त करने भेज दिया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, पंजाब का विलय भी इसमें हो जाता है अंग्रेजी शासन में। तो यहाँ तक हमारा सिख धर्म और जो हमारे लिए छोटे छोटे धर्म थे वो महत्वपूर्ण थे, उनको हमने समझा। अब हम इसमें एक चीज़ ये पढ़ लेते हैं कि जो जितने ये लॉर्ड वार्ड आए थे, ठीक है, गवर्नर जनरल जो भी थे, इनको एक बार हम पढ़ के देखते हैं। इसके बाद इसको हम पूरा करेंगे, फिर 1857 की क्रांति पढ़ेंगे और क्रांति के बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे? भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष होता है वहाँ पर पहुँचेंगे। उसको पढ़ने के बाद हम धीरे धीरे स्वतंत्रता की तरफ चलते चलते गांधी जी को भारत बुला लेंगे। गांधी जी को भारत बुलाने के बाद जो सम्मेलन उम्मेलन होते हैं उनको करा लेंगे। फिर धीरे धीरे देश के संविधान लिखने की भूमिका तैयार करा लेंगे और फिर पहुंच जाएंगे 40 के बाद सुभाष चंद्र बोस जी की एंट्री करा लेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी की एंट्री कराने के बाद देश को आज़ाद करा लेंगे। ठीक है, इतना ही है इतिहास, और कुछ इसमें है ही नहीं, इतने केवल हमें पढ़ना है। और पीसीएस में क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसी से संबंधित पूछी जाती हैं। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। अब देखो, गवर्नर जनरल को थोड़ा पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। आज हम गवर्नर जनरल पूरे पढ़ेंगे क्योंकि हमारे लिए ये इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव, भाई मेरी राइटिंग पे मत जाना, मैं बहुत सुंदर लिखता हूँ। 1757 से 60 और फिर से कब आता है? 1765 से 67, ये इसका कार्यकाल रहता है। अब इसके कुछ खास खास काम होते हैं, उनको सुनते जाएंगे जो हमारे पीसीएस में पूछे जाते हैं। इसने सबसे पहले क्या किया? बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी। द्वैध शासन पूछा जाता है, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की थी? इसमें क्या होता था, राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन होते थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाबों के हाथों में थी। मतलब नवाब को इसने गुस्सा नहीं किया कि भाई तुम नवाब हो तो तुम ऐसा करो, शासन चलाओ, शासन चलाओ। ठीक है, लेकिन जो सैनिक संरक्षण आपका है या विदेशी मामले हैं या कर टैक्स वसूलने काम है वो हम करेंगे, कंपनी करेगी। और इसने मुगल बादशाह जो शाह आलम था द्वितीय, उससे इलाहाबाद की संधि 1765 में करके कंपनी के संरक्षण में उसको भी ले लिया। 1765 में इलाहाबाद की संधि हो जाती है। ठीक है, उसको ले लेता है। फिर इसके बाद ये क्या करता है, इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल करने का अधिकार मिल जाता है। अब समझो अंग्रेज कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ जाती है। यानी ये काम एक होना, द्वैध शासन का आना और उसके बाद इलाहाबाद की संधि होना, अंग्रेज धीरे 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 फैलने लगते हैं।
और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सीतापू राय को नियुक्त कर दिया था। और अन्य गवर्नर जो हैं वो धीरे धीरे अपना काम करते रहते हैं। ये कुछ समय के लिए जाता है और फिर आता है। फिर कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ये कैसे थे? देखो, रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? 1773 में। तो इसके अनुसार क्या होता है, बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था और उनका कार्यकाल निर्धारित कर दिया गया 5 साल का, जैसे अभी प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं। और मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन क्या होता है, प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन बनता है? वारन हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? वारन हेस्टिंग्स बन जाता है। ठीक है, कंपनी के अधीन। ये पूछा गया था कि कंपनी के अधीन पहला कौन बना था, उसमें कई सारे नाम थे तो सब डलहौजी लगा के आए थे। वारन हेस्टिंग्स का कार्यकाल क्या होता है? 1774 से 85, ये इसका कार्यकाल होता है। तो इसने क्या किया, सबसे पहला काम जो इसने किया तो वो कोषागार जो था, राजकीय कोषागार कंपनी की तरफ से, यानी अंग्रेजों का, जो था मुर्शिदाबाद में, पहले मुर्शिदाबाद, इसने उसको कहाँ कर दिया? कलकत्ता। अब ये कलकत्ता की तरफ आगे बढ़ गया। ठीक है, 1772 में क्या होता है, प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालत निरीक्षित कर दी और स्थापना कर दी। मतलब इसी ने क्या किया था, 1772 में ही प्रत्येक जिले में क्या कर दिया, एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत इसने बना दी। ठीक है, इसके बाद नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था, यह इसने व्यवस्था कर दी। अब दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था, डीएम साहब जो थे वो मुख्य न्यायाधीश वहां पर होते थे। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। फिर कलकत्ता में क्या होता है, एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की जाती है इसी बीच में। तो सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उस काउंसिल का 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। एक काम तो ये शुरू हो गया। और दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के संबंध में मुसलमान कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। देखो, जातीय मुकदमों में तो अपने अपने धर्म का हो गया। ठीक है, अब ये सवाल वहां पर पूछा गया था एक बार कि उस समय जो कानून लागू होते थे तो अलग अलग हिंदू मुस्लिम के लिए थे या एक ही थे? तो दीवानी मुकदमों में क्या होता था, जातीय कानून यानी जो जिसका धर्म है उस हिसाब से होता था। अगर फौजदारी मामला है तो उसमें मुस्लिम पर मुस्लिम कानून लागू होते थे। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ, वो लोग मुस्लिमों को भी संतुष्ट करते रहे। और 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया था। 1772 में एक काम और होता है, 72 में एक काम और होता है, द्वैध प्रणाली। हाँ, वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की जिसका नाम रखा गया इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा आपने सुना होगा, आप समझो होता क्या है। यह भू राजस्व पद्धति थी, भू राजस्व के लिए पद्धति थी यह एक। ठीक है, और इसमें क्या होता था, इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य था भू राजस्व वसूल करना। ठीक है, और 2 विशेषताएं इसमें, पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी और इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया जाता था। यानी आप ये समझो, ठेका दे दिया हमने कि ये नहर इतने दिन में बननी चाहिए, वैसे हमने ठेका 5 साल के लिए दे दिया कि यहाँ से आप कर वसूल करेंगे और 5 साल का इसका कार्यकाल हम आपको देते हैं। तो वही कहा गया पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था है, और 5 अधिकतम जो बोली लगा देगा कि हम इतना आपको वसूल करके दे देंगे तो आपको ये ठेका मिल जाएगा। अब सोचो, जैसे उसको ठेका दे दिया, इतना पैसा लगा के वो ठेका लिया है तो जुल्म नहीं करेगा,
ये तो कहने वाली बात है। 1776 में एक काम और होता है। मनुस्मृति जो है अपनी, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, ठीक है, इसका नाम से किया गया। और विलियम विल्किंसन ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया और 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। यानी उस समय ये लोग हमारे ग्रंथों को धीरे धीरे अंग्रेजी में करने लगे थे। हेस्टिंग्स ने 1781 में हेस्टिंग्स ने क्या किया, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। प्रथम मदरसा इसने स्थापित किया। कहाँ पर? कलकत्ता में। इसी समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की और सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। भैया ये जो हम सन आपको बीच बीच बता देते हैं ना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बनारस में क्या हुआ? संस्कृत विद्यालय बना, संस्कृत विद्यालय बना। और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। ये कौन करता है? विलियम जोन्स करते हैं। और ये कौन करता है? इनकी स्थापना किया था जोनाथन डंकन ने। ये स्थापना हो जाती है। अब मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन भी बंद हो गई थी। जो 26 लाख रुपए की पेंशन इनको मिलती थी वो बंद हो गई थी। ये आपके लिए तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसी के समय 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन होता है। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। गजट। और किसने किया? हिक्की ने। हिक्की ने किया था। तो इसका प्रकाशन हो जाता है। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था और बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। 1774 एक और काम हो जाता है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो जाती है। ठीक है। अब इसमें जब स्थापना हो गई उच्चतम न्यायालय की, तो इसमें मुकदमा कहाँ सुने जाते थे? केवल कलकत्ता क्षेत्र के। अब इनको उत्तराधिकार ये तब दिया गया यदि दोनों पक्ष सहमत हैं तो बाहर के भी आप सुन लो मुकदमे, सहमति अगर है, और नहीं है तो आप बाहर के मुकदमे नहीं सुनोगे। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे। 50 बार नहीं पूछा गया है? एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश पहले कौन थे? एलिजा इम्पे थे, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा था। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी, तो इनके ऊपर फिर बाद में इनको इस्तीफा देना पड़ गया था। 1784 में क्या होता है? जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784, पिट्स इंडिया एक्ट, ये किसके काल में आता है? पिट्स इंडिया एक्ट भी आता है आपके हेस्टिंग्स के काल में। हेस्टिंग्स के काल में ये भी आता है। और 1772 में क्या होता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना होती है। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की थी। राय रायन आपसे पूछा जाता है किसने नियुक्ति किया था? हेस्टिंग्स ने। तो ये क्या करता था? देखभाल करता था लगान का, जो भी हिसाब किताब होता था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचता है तो बर्क द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जाता है, परंतु 1795 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया जाता है। और एक और रिंग फेंस पॉलिसी, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति किसके समय में आई थी? हेस्टिंग्स के समय में आई थी।
ये हेस्टिंग्स के समय में ये भी आई थी। इसके बाद आते हैं सर जॉन मैकफरसन। ये अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे, इनकी कुछ खास काम नहीं थे। इसके बाद आते हैं कॉर्नवालिस। समय क्या रहता है 1786 से 1793 और 1805, ये इनका कार्यकाल रहता है। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। कॉर्नवालिस इन्होंने काफ़ी कुछ किया था। तो इनके समय में क्या क्या होता है, समस्त अधिकार जो है कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए, जिले वाले। जैसे जो कलेक्टर है वो जिले का सर्वे सर्वा बना दिया गया इनके टाइम में। इसने भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्त से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें इन्होंने बनाई थी। 3 बंगाल के लिए, 1 बिहार के लिए इन्होंने बनाया था। 1793 में क्या होता है, 93, हाँ 93 में कॉर्नवालिस कोड आता है। कॉर्नवालिस कोड, इसमें क्या होता है, शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर यह आधारित था। तो एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और संग्राहक अभिकर्ता फिर इसको बना दिया गया। पुलिस कर्मचारी जो थे इनके वेतन में वृद्धि कर दी गई और ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस अधिकार प्राप्त जो है जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। थाना की स्थापना होती है, दरोगा को इसके टाइम में ही इंचार्ज बनाया जाता है। थाने जो है कॉर्नवालिस की ही देन है। फिर भारतीय सेना के लिए जैसे सूबेदार है, जमादार, प्रशासनिक सेवाओं में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। सेना में इसने क्या किया, भारतीयों को एक मानक बना दिया कि इन पदों के ऊपर इनको तो जाने नहीं देना है, इनको कोई अधिकारी नहीं बनाना है। 1793 में ही एक काम और ये करता है, 1793 स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त ये लाता है। तो इसमें क्या होता है, जमींदारों को भू राजस्व का 90% कंपनी को और 10% अपने पास, ऐसे ऐसे नियम बना दिया। 90-10 का नियम बनाया कि 90% कंपनी लेगी और 10% आप पाओगे। और स्थायी बंदोबस्त की जो योजना थी ये कौन बनाया था, जॉन शोर ने इसको बना दिया था। जॉन शोर ने बनाया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास, उत्तरी जिलों में लागू कर दिया गया। इसमें जमींदार भू राजस्व की तय करने के लिए स्वतंत्र थे। नियत तिथि पर राजस्व का भुगतान नहीं करने पर जमींदार को जो है जमींदारी से हटा दिया जाता था। भू राजस्व वसूलने के लिए और 2 इंतजाम कर दिए थे इसने, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। रैयतवाड़ी आपको समझाते हैं क्या था। रैयतवाड़ी में क्या होता था, किसानों ने व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया। जैसे किसान के साथ एक समझौता किया गया, एग्रीमेंट किया गया किसान के साथ, तो डायरेक्ट अगर होगा तो वो रैयतवाड़ी हो जाएगा। इसमें ब्रिटिश भारत जो है 51% भूमि आती थी, जो 51% भूमि जो थी वो इसमें आती थी। तो 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो और मद्रास का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। इस व्यवस्था में विशेषता क्या थी, सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं होता था। ठीक है, डायरेक्ट इनका अपना आपस में बात होती थी, बिचौलिया नहीं था पहला। दूसरा क्या था, भूमि का राजस्व स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। जैसे आपके पास अगर पैसा नहीं है, आप चाहते हैं अपनी ज़मीन का एक पार्ट गिरवी रख दें, तो आप रख सकते हैं। लगान की अदायगी न होने पर यह थोड़ा नियम कठिन था कि उस टाइम आपकी ज़मीन जो है जब्त कर ली जाती है। फिर राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना पड़ता था, जो धन के रूप में देना होता था। इसके बाद महालवाड़ी भी थोड़ा समझते हैं। महालवाड़ी का मतलब होता है गांव या जागीर, ये इसका मतलब होता है। तो इस पद्धति में क्या होता है, सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया था, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया और 1822 में यह प्रारंभ होती है। यह व्यवस्था गंगा घाटी और आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था का जन्मदाता कौन था, हाल्ट मैकंजी।
ये भी पूछा गया था, महालवाड़ी कौन लाया था, तो ये हार्ट मैकंजी लाया था। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न यही तो पूछ लिए जाते हैं, और जो समझाते हैं वो मेंस में आ जाएगा काम। फिर क्या हुआ, इस व्यवस्था में लगान उत्पादन कितना था, 2/3 था, और बाद में इसे घटाकर 1/2 यानी 50% कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये कार्नवालिस का जो टाइम था, इसमें इसके बाद जो ये दो चीज़ें आपकी आती हैं, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, ये थी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, और उम्मीद है हम अगले 3-4 दिन में हम इसको पूरा कर लेंगे। इसके अलावा निबंध सीरीज या यूपी जी के या यूपी की योजनाएं, ये सब चीज़ें आपकी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, आप उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, पीडीएफ से पढ़ाना कोई बहुत वो नहीं है, पीडीएफ से तो मान लो कोई भी पढ़ा सकता है। हम आपको कोशिश करते हैं कि समझाते रहें और समझ में आपके अच्छे से आ जाए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।